हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। बेटा, जैसे कि आज आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आपका आंसर आता है, एंड आई होप कि आप आंसर ठीक ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। उसके बाद जब आप आंसर कर लेंगे, उसके बाद मैं उसके रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो आपको करना ये है, जैसे ये दो क्वेश्चन हैं आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, और चाहे आप वीडियो को पॉज भी कर लें, थोड़ा सा टाइम लें और देखें कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, हमें मालूम होता है कि जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन है, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम हमें लेना होता है कुछ क्वेश्चंस में, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन द गो पहली ही बार में हमें ब्लिंक कर जाता है कि भाई ये सही ऑप्शन है, बाकी 3 तो देखने में ही गलत लग रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हाउ ओल्ड ही इज। ठीक है, इसके आगे आपको सही पंक्चुएशन मार्क लगाना है बेटा, सही पंक्चुएशन मार्क लगाना है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब, जैसे ये फुल स्टॉप, ये जो हम लोग डॉट लगाते हैं ना सेंटेंस के एंड में, ये फुल स्टॉप कहलाता है ब्रिटिश इंग्लिश में बेटा। और इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, पीरियड। इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, तो एक तो फुल स्टॉप हो गया, एक आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, एक कोलन हो गया, ठीक है, कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सारे पंक्चुएशंस होते हैं। अब आपको सेंटेंस पढ़ना है और सही आंसर गैस करना है। आई होप कि आपका जो भी आंसर रहा होगा इतनी देर में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब देखिए इसका आंसर सही क्या है, और अगर आपका सही आंसर है तो आपका कॉन्सेप्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको सही से एक्सप्लेन करूं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ ओल्ड ही इज। अब देखिए जब भी कोई सेंटेंस हाउ से शुरू होता है, ठीक है, या व्हाट से शुरू होता है मान लीजिए, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो सेंटेंस या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, मेजर पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं, या तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, या फिर वो बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मेजर पॉसिबिलिटीज मतलब देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में एक्सेप्शंस तो होते हैं। तो जो मेजर पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस जो हाउ से शुरू हो रहा है या इसके अलावा व्हाट से शुरू हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, मेजर, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। इसके अलावा डिक्लेरेटिव भी बन सकता है कभी कभी, वो एक्सेप्शनल केस होगा, उसका जिक्र कभी हम और करेंगे किसी और वीडियो में, या फिजिकल क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो या तो एक्सक्लेमेटरी होगा या इंटरोगेटिव होगा। एक्सक्लेमेटरी का मतलब वो सेंटेंसेस जिन्हें जब हम बोलते हैं, बोलते वक्त हमारी फीलिंग का पता लगे, कि जैसे अगर मैंने किसी से बोला कि हाउ स्मार्ट यू आर, तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ उसको, तो मैं कैसा उस वक्त फील कर रहा हूँ आप जानते होंगे, दैट आई एम प्रेटी इम्प्रेस्ड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये सेंटेंस बोला था, आप ये पता लगा पा रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल फीलिंग ऑफ द स्पीकर एट द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज हो सकती है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है कुछ सेंटेंसेस में, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन के साथ भी आ सकते हैं और विदाउट इंटरजेक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर हाउ, दोनों सेंटेंसेस हाउ से शुरू हो रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एंड में क्या पुट करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क पुट करूंगा या एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करूंगा? दोनों हाउ से शुरू हो रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर, इस वाले का जो सही आंसर है वो है आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और इस वाले का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे आया भाई, दोनों तो हाउ से शुरू हो रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले हो, सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस शुरू में आते हैं उन्हें सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट अगर पहले है और वर्ब बाद में है, वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर,
ठीक है, ये नॉन एक्शन वर्ब हो गए, डू डज डिड हैज हैव हैड, और कोई एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन, ये एक्शन वर्ब्स हो गए। तो अगर सब्जेक्ट पहले है सीक्वेंस में और वर्ब बाद में है, तब वो सवाल नहीं बनाएगा, तब वो कुछ और बनाएगा, वो या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाएगा या वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हाउ से शुरुआत हो रही है और सब्जेक्ट पहले है ही और वर्ब बाद में है, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो ये वर्ब सिंगुलर आया ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखा जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। मान लीजिए ही की जगह पर यहाँ पर दे होता तो मैं इज की जगह पर क्या रखता, यहाँ पर आर रख देता। तो जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गया। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एक कंप्लीट चैप्टर है अपने आप में, ठीक है। तो यहां पर हाउ से शुरुआत हो रही है और पहले सब्जेक्ट आ रहा है बाद में वर्ब आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट पहले हो वर्ब बाद में है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, तब क्या बचा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या लगेगा एंड में, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। अगर वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है तब वो सवाल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा, राहुल, वर्ब क्या है, इज, राहुल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ गया। अगर मैंने ऐसे लिखा होता राहुल एंड मोहन, अगर मैंने ऐसे लिखा होता राहुल एंड मोहन, तो इज की जगह पर क्या आ जाता बेटा, आर आ जाता, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। तो यहां पर जब भी सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब मुझे अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में। इज राहुल माई फ्रेंड, क्या राहुल मेरा दोस्त है, ठीक है। और यहां पे लग गया क्वेश्चन मार्क। क्यों लगा भाई, क्योंकि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो यहां पर क्योंकि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में और हाउ से शुरू हो रहा है तो एक्सक्लेमेटरी होगा नहीं। तो क्या हो गया आंसर आपका, जो पंक्चुएशन आएगा वो क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये बन गया एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बन गया एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप किसी तरीके से नोट कर लें, जैसे यहां पर मैंने दे रखा होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है बेटा। एक्सप्लेनेशन अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद व्हाट और हाउ, it will most likely be an interrogative sentence or an exclamatory sentence. While an interrogative sentence ends in a question mark, an exclamatory sentence ends in an exclamation mark. An exclamatory sentence sometimes ends in a full stop also, known as a period, ठीक है, जब उसमें कोई इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका भी दे दे रहा हूं, जैसे ब्रेवो, ये मैंने ब्रेवो बोला, ब्रेवो you achieved good grades, ठीक है, ये मैंने पास्ट टेंस का सेंटेंस बना दिया। तो ये क्या हुआ, ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि किसी खास फीलिंग का पता लग रहा है इंटरजेक्शन में, ये एक इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे वहीं पर लगाना है और एंड में लगाना है फुल स्टॉप। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन नहीं है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी का ये लिया विदाउट इंटरजेक्शन, जो व्हाट से शुरू हो रहा है, ये हाउ से शुरू हो रहा है, तो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है योर हेयर्स इज ब्लैक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है योर हेयर इज ब्लैक, थर्ड योर हेयर आर ब्लैक, एंड फोर्थ वन ऑप्शन डी योर हेयर्स आर ब्लैक। अब आपको देखना है कि कौन सा सही है।
चलिए, आई होप कि आपने कुछ गैस किया होगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें आप कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं। चलिए फोर्थ को भी पहले देख लेते हैं, मैं एक साथ फिर समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है डिटेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बॉट अ फर्नीचर फ्रॉम द मेन मार्केट यस्टरडे, नो एरर। हो सकता है कि इसमें कोई एरर ना भी हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है कि ए वाले पार्ट में एरर है, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। बी वाले पार्ट में एरर है, सी में है, या इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस यहां तक है, ठीक है। ये आपको देखकर बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं। अब है क्या, जब भी आप किसी से कहते हो कि तुम्हारे बाल ब्लैक हैं, तुम्हारे बाल वाइट हैं, तो वाइट हेयर नहीं बोलते हैं, पहली बात ग्रे हेयर बोलते हैं। जो सफ़ेद बाल होते हैं ना किसी के, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे हेयर, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर किसी को कहना कि तुम्हारे बाल काले हैं या ब्राउन हैं, तो आप योर हेयर इज, ठीक है, जो हेयर है हमारे वो अनकाउंटेबल है। आप इंडिविजुअली सबको अलग अलग नहीं बोलोगे, आप ये नहीं कहोगे योर हेयर्स आर, ये गलत हो गया। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं। वी कंसिडर ऑल द हेयर एज वन एंटिटी। तो आप सिर के बाल जो कंप्लीट है उसको आप हेयर बोलोगे, और क्योंकि आप हेयर यूज कर रहे हो तो हेयर के साथ यहां पर इज आएगा। तो करेक्ट इसका आंसर हो गया बी, योर हेयर इज ब्लैक। आप ये नहीं बोलेंगे। देखिए एक तो ये तो जो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो देखने में ही गलत होते हैं, जैसे योर हेयर्स इज, अब यहाँ पर हेयर्स लग गया, प्लूरल है तो इज तो नहीं आएगा, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर हेयर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, ये भी गलत हो गया। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर या प्लूरल के साथ प्लूरल। मैंने आपको ये बताया जो हेयर है वो कलेक्टिव होता है, तो उसको आप एक मानेंगे, और यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी होगी, योर हेयर इज ब्लैक। ये हो गया आपका एक आंसर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है डिटेक्ट द एरर। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे फर्नीचर अनकाउंटेबल है, सीनरी ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे आप लोग अनकाउंटेबल नाउन्स को जानते होंगे, वाटर अनकाउंटेबल है, पानी को आप गिन सकते हो क्या? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप कभी भी ये कह सकते हो कि वाटर आर, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल, उसे आप गिन नहीं सकते। तो वाटर को ना तो आप वाटर्स बोल सकते हो, और ना ही वाटर के आगे आप आर लगा सकते हो, क्योंकि वर्ब प्लूरल उसका बन जाएगा, क्योंकि वो एक से दो नहीं हो सकते हैं। कोई जो चीज अनकाउंटेबल उसको आप काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्म वाली सारी चीजें उसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे आप कोई भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका मतलब होता है वन। अगर मैं किसी से कहता हूं गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, ये जो लेटर होता है ना इंग्लिश का, ये जो लेटर होता है, ये ए आप सेपरेटली तो बोल सकते हो, लेकिन किसी नाउन से पहले अगर बोलोगे तो इसको अ बोलोगे, आप ए बुक नहीं बोलोगे, आप अ बुक बोलोगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स होते हैं बेटा, अल्फाबेट वन है, वन अल्फाबेट है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होता है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सीक्वेंस लेटर्स का जो सीक्वेंस है ये अल्फाबेटिक सिस्टम है। तो अल्फाबेट वन है और लेटर्स 26 हैं। तो कभी आप ये नहीं कह सकते 3 लेटर्स 3 अल्फाबेट्स हैं। ये इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? अल्फाबेट्स क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि अल्फाबेट तो एक ही है, 26 लेटर्स हैं, एंड दीज 26 लेटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज वोवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो लेटर्स ए और एन हम लोग किसी नाउन से पहले यूज करते हैं जो कि आर्टिकल्स कहलाते हैं, आर्टिकल्स, इनका मतलब होता है वन। तो आप कभी ये कह सकते हो गिव मी अ वाटर, मुझे एक पानी दो, गिव मी अ मिल्क, मुझे एक मिल्क दो, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ए और एन किसी ऐसी चीज से पहले आता है जिसको आप गिन पाए। ऐसे ही फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, मैंने अभी लिखा, तो फर्नीचर से पहले ए आएगा क्या? नहीं आएगा, फर्नीचर से पहले ए नहीं आएगा। तो गलती यहां पर है ए वाले में। अब ए देखो कहां पर है, सी का आंसर है ए। देखो यहां पर भी एक ट्रिक है, ए के सामने ए नहीं लिखा है, ए के सामने बी लिखा है, बी के सामने डी लिखा है। तो आप ये मत समझना ये जो ए है वो ये वाला ए है, ये भी एक ट्रिक होती है एग्जाम में। आप ये देखो कि आंसर आपका ए है। अब ए कौन से वाले ऑप्शन में दिया है? सी वाले ऑप्शन में, तो आंसर आपका क्या हुआ? सी हुआ आंसर। समझ में आई बात? तो थर्ड का आंसर बी है और फोर्थ का आंसर सी है। आई होप के बात समझ में आई सबको, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जो अनकाउंटेबल होते हैं, और कौन से होंगे? जैसे लगेज हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने डिस्कस किया होगा इसको,
मैं एक्सप्लेनेशन सेम पेज पर नहीं रख रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग कम से कम पहले अपना दिमाग लगाएं, है ना। क्वेश्चन आपको पहले दिया जा रहा है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन ही क्या है, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मनी, डस्ट, ट्रैफिक, बिहेवियर, आगे और कुछ वर्ड्स हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है आगे, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। वाटर इज फ्रेश, तो वाटर अनकाउंटेबल है और आपने वर्ब लगाया सिंगुलर, इज, तो सही है सेंटेंस। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना वाटर आर फ्रेश। हाउएवर, अब इसके आगे क्या लिखा, हाउएवर द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ सच अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड बाय एडिंग सर्टेन एक्सप्रेशंस। जैसे मुझे ये कहना है कि उसने मुझे एक एडवाइस दिया, तो मैं ये नहीं कहूंगा ही गेव मी एन एडवाइस। एन एडवाइस तो आप लिख नहीं सकते ना, अभी मैंने समझा एन का मतलब वन हो गया, और एडवाइस जो है वो काउंट नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल है। तो कैसे बोलेंगे, या तो आप ये कहो ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर उसने एक से ज्यादा एडवाइसेस दी हैं तो सम पीसेस ऑफ एडवाइस, ऐसे बोल सकते हैं आप। आई होप कि बात समझ में आई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप लोग। सो द क्वेश्चन नंबर 5 सेज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डैश वर्किंग ऑन अ मूवी नाउ। सही है। अब यहां पर चार ऑप्शंस हैं, इज, आर, वॉज, वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द पॉलिटिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट डैश वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ डैश पीपल, ठीक है। अब ये जो डैश है, ये मैं ब्लैंक को डैश बोल रहा हूँ, ब्लैंक जो है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। और इसी में फिर चार ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो देख लीजिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर दो एंटिटीज दी हुई हैं, एक तो दिया है डायरेक्टर और दूसरा दिया है प्रोड्यूसर। देखने में ऐसा लग रहा है दो नाउन्स हैं। अब दो नाउन्स, रूल ये कहता है कि अगर एंड से ऐड हो जाएं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, मतलब उनके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो ये है कि जो ये डिटर्मिनर है द, ये कॉमन है दोनों के लिए, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मतलब इसका क्या निकल रहा है कि सेम पर्सन, द सेम पर्सन इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। वही पर्सन उस फिल्म का डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। अब मैं ये कैसे कहूंगा कि वो डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है, जबकि यहां तो दोनों को मेंशन ही कर दिया। तो मैं ऐसे लिखूंगा द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। समझ में आई बात। अब डायरेक्टर अलग, प्रोड्यूसर अलग, कैसे पता लगा, क्योंकि द आर्टिकल इससे पहले भी है और द आर्टिकल यहां पर भी है, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब अगर एक ही पर्सन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों है तो कैसे बोलेंगे हम, भाई द कॉमन हो गया ना इन दोनों के लिए। तो यहां पर बात ये आ रही है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। अब यहां वर्ब कैसा आना चाहिए, क्योंकि एक ही पर्सन है, कैसा आना चाहिए बेटा, सिंगुलर आना चाहिए। सिंगुलर देखो कहां पर है, एक तो यहां सिंगुलर दिया हुआ है और दूसरा यहां पर सिंगुलर दिया हुआ है। अब क्या कट गया आपका, बी कट गया और डी कट गया, क्योंकि सिंगुलर है। अब ए और सी में कौन सा वाला सही होगा, देखिए यहां पर नाउ लिखा हुआ, नाउ, नाउ का मतलब है इस वक्त। तो जब भी नाउ लिखा होता है वो इस वक्त की बात होती है, प्रेजेंट टेंस की बात होती है, तो हम लोग वहां पर पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे। तो आंसर आपका हो गया ए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज द सेम पर्सन, क्योंकि यहां पर जो द आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनर में आता है, डिटर्मिनर ब्रॉडर कैटेगरी है बेटा इसकी, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल्स है, पजेसिव है, क्वांटिफायर्स है, ठीक है, न्यूमरल्स है, और चीजें होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स है। 7-8 कैटेगरीज हैं इसकी, जो कलेक्टिवली डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। तो ये जो ए एंड द है ना, ये आर्टिकल्स तो होते हैं, ए एंड द ये आर्टिकल्स तो होते हैं। दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, और टोटल 3 आर्टिकल्स हो गए, 2 इसमें 1 इसमें। लेकिन ये आर्टिकल्स के अलावा किस में आ रहे हैं, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में आ रहे हैं। आई होप के बात समझ में आई। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका इज हो गया। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द पॉलिटिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ डैश पीपल। देखिए यहाँ पर एक एरर हो गया, इज यहाँ पर आंसर रिवील हो गया है।
तो यहाँ कोई बात नहीं, चलो एक तो इज हो गया, लेकिन यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, आपको इसका अंदाजा लगाना है, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया ना, यहाँ पर द एक ही बार है तो सिंगुलर ही होगा, तो इज तो चलो ठीक है, पहले से मैंने बता दिया, इज सही है। लेकिन यहां पर दूसरा वाला आंसर आपको पता लगाना है कि क्या है। अब देखिए यहां पर क्योंकि एक ही पर्सन है, तो यहां पर इज किस किस में दिया हुआ है वो पहले देखो। इज दिया हुआ है ए में और बी में, अब सी कट गया और डी कट गया, क्योंकि यहां पर आर तो आ नहीं सकता, क्योंकि द जो है वो एक ही बार है, दोनों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो दूसरे की भलाई के लिए काम करें, समाज में दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है, जो दान वगैरह करें, ठीक है, उनको कहते हैं। तो एक ही पर्सन है जो पॉलिटिशियन भी है, फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब यहां पर दो में दिया है, सी और डी कट गया। अब या तो हिज हो सकता है या फिर देयर हो सकता है, देयर प्लूरल में आता है, तो आंसर क्या हुआ? हिज हुआ, क्योंकि देयर तो प्लूरल में आता है ना, तो प्लूरल तो आएगा नहीं, प्लूरल तो आएगा नहीं, क्योंकि इज है, एक ही पर्सन की बात हो रही, तो आंसर हो गया आपका ए, आंसर हो गया ए आंसर। ठीक है, यहां पर भी ए आंसर, यहां पर भी ए आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखा होगा, वैसे एक बार आप उसको पढ़ भी लें। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन विद आर्टिकल बीइंग यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली, जब पहले ही नाउन से पहले आर्टिकल हो, सिर्फ पहले नाउन से पहले, दोनों से पहले नहीं, तो आगे लिखा हो द टू नाउन्स विल डिनोट द सेम पर्सन, वो दोनों नाउन्स एक ही पर्सन की बात कर रहे होंगे, और इस वजह से हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे, और आगे का जो वर्ड होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, वो भी सिंगुलर ही होगा। ओके, ये एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं, आप इसको चाहो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, आई डिटेस्ट डैश इन हॉट वेदर। ठीक है, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, एक्सट्रीमली डिसलाइक, किसी चीज को बहुत ज्यादा ना पसंद करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डिटेस्ट दैट थिंग। तो डिटेस्ट का मतलब एक तो ये हो गया। अब यहां पर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना, कि जहां पर ट्रेवल लगाना है या टू ट्रेवल लगाना है या ट्रेवलिंग लगाना है या फिर क्या लगाना है। ठीक है, तो क्या लगाना है यहां पर? अब देखिए एक रूल होता है, एक रूल ये होता है जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव, जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरंड का मतलब है वर्ब के आगे आईएनजी जो कि एक नाउन का काम करे। नाउन का काम क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट। इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस नाउन एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगा तो वो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? जेरेंट बोलेंगे। जैसे ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग इज माई हॉबी। ठीक है, अब यहां पर इज वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो रखा गया होगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गया। अब यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी कहां पर आ रहा है बेटा? ये नाउन पर आ रहा है, ये नाउन है। सेंटेंस की शुरुआत में जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रखेंगे वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब थोड़ी ना रखा जाएगा, आईएनजी वाला वर्ब जो है वो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ये काम कैसा कर रहा है ये देखना है आपको। एक एग्जाम्पल देता हूं, आई वॉटर द प्लांट्स, आई वॉटर द प्लांट्स, आई वॉटर द प्लांट्स। वैसे वाटर क्या होता है? एक नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में वाटर एक वर्ब का काम कर रहा है ना। अगर यहां पर ही होता सब्जेक्ट तो वाटर्स लिख देते हम, वाटर्स लिख देते बेटा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर तब होगा जब वर्ब के आगे एस या फिर ईएस होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगा उसे जेरेंड कहेंगे। अब यहाँ पर डिटेस्ट के आगे जेरेंड आएगा, आईएनजी वाला आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, ये देखना आपको। अब सीधे चलते हैं नोट्स पे। आप नोट्स को पढ़िए, आप खुद देखिए।
मैं इसका आंसर नहीं बता रहा आपको, ठीक है, आप नोट्स पढ़ें और खुद देखें कि आंसर क्या हो सकता है, फिर 8th वाले पे वापस आएंगे, 8th वाले क्वेश्चन पे वापस आएंगे। पहले आप नोट्स देखिए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना इसका, उसमें देखो कुछ वर्ड्स हैं वो नोट करना जरूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्टेन वर्ब्स सच एज, कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे अलाउ, डिस्कस, डिटेस्ट, जो हमने क्वेश्चन में यूज किया है, डिसकंटिन्यू, डिसलाइक, एक्नॉलेज, कन्फेस, मिस, इनके आगे हमेशा क्या आता है बेटा, जेरेंड आता है। और कुछ और वर्ब्स होते हैं जैसे अपीयर, चूज, क्लेम, डिटरमिन, ठीक है, वर्ड लाइक, रिक्वेस्ट, और भी हैं, इसके अलावा भी होंगे, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। ये एटसेट्रा का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा का मतलब होता है द सिमिलर आइटम्स आर इंक्लूडेड, तब ये लिखते हैं, इसका मतलब इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सीक, मैनेज अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसके आगे इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे वुड लाइक, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक, अब यहां पर टू ईट आएगा या फिर ईटिंग आएगा, रूल आपके सामने है। तो वुड लाइक के आगे क्या आता है, वुड लाइक के आगे एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है टू के आगे V1, तो आंसर क्या सही है, टू ईट। समझ में आई बात। तो जेरेंड का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी और इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस V1। इन सारे वर्ब्स के आगे जेरेंड आएगा, इन सारे वर्ब्स के आगे ये जो लिखे हुए हैं आगे इन्फिनेटिव आएगा। आई होप कि बात समझ में आ गई आपको। तो वहां आंसर क्या होगा, फिर आंसर क्या होगा, अब आंसर पे चलेंगे। आंसर क्या होगा बेटा, आंसर पता लग गया होगा आपको। तो आंसर है सी, ट्रेवलिंग। आंसर है सी, ट्रेवलिंग। क्यों, डिटेस्ट के आगे क्या आएगा बेटा, जेरेंड आएगा, जेरेंड आएगा। जेरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी क्या है, सी में है। सही है। 8th वाला देखो, अब वी प्रोमिस डैश द कंपनीज पॉलिसी। अब ये पॉलिसीज, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका जेरेंड या इन्फिनेटिव का ही है, लेकिन इसमें एक चीज और है, कंप्लाई विद लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए कंप्लाई के साथ, ये जो कंप्लाई है ना, कंप्लाई के साथ, कंप्लाई के साथ विद आता है, और अबाइड के साथ, अबाइड के साथ बाय आता है। दोनों की मीनिंग सेम होती है। इसका मतलब है किसी रूल को फॉलो करना, किसी रूल का पालन करना। आई कंप्लाई विद द कॉलेज रूल्स, आई अबाइड बाय द कॉलेज रूल्स, दोनों की सेम मीनिंग है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाते हैं। प्रीपोजिशन किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आ रहा है, प्रीपोजिशन है ना, बाय और विद, यहाँ पर अबाइड और कंप्लाई के साथ आ रहा है, तो अबाइड के साथ बाय आएगा, कंप्लाई के साथ विद आएगा, दोनों की मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर प्रॉमिस के साथ क्या आएगा, टू कंप्लाई विद आएगा, कंप्लाइंग विद आएगा, टू कंप्लाइंग विद आएगा या कंप्लाई विद। अभी आपने नेक्स्ट पेज पे देखा होगा, प्रॉमिस के साथ टू प्लस V1 आएगा, तो टू प्लस V1 कहाँ पर है, टू कंप्लाई विद, ठीक है, टू कंप्लाई विद। कंप्लाइंग विद नहीं होगा, टू कंप्लाइंग तो होगा ही नहीं, तो गलती बन गया। और कंप्लाई विद नहीं होगा, टू आएगा, प्रॉमिस के साथ टू आएगा, क्योंकि अभी हमने चेक किया ना इसको, कंप्लाई के साथ टू कंप्लाई, प्रॉमिस के साथ क्या आएगा बेटा, टू कंप्लाई। तो यहां पर प्रॉमिस देख लो, यहां पर कहां पर है, प्रॉमिस के साथ टू प्लस V1 आएगा या वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। अपीयर, चूज, क्लेम, डिटरमिन, रिक्वेस्ट, मैनेज, वुड लाइक, वेट, सीक, गारंटी, ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसमें आप प्रॉमिस भी ऐड कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है प्रॉमिस, प्रॉमिस, तो प्रॉमिस के साथ क्या आएगा, टू प्लस V1। तो ऑलराइट, समझ में आई बात। आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अभी लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे पहले। डैश ऑफ द क्वेश्चंस, डैश ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वर्ब पे ध्यान दो। देखो ऑफ द जो है वो किस किस के साथ आ सकता है, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ। मतलब ऑफ जो है वो ईच, आइदर, नाइदर, वन, इनके साथ आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर बोथ के साथ भी आ सकता है, तो बोथ, ईच, आइदर, वन, सब तो है, वन ऑफ द। तो यहाँ पर ऑफ तो आ सकता है, क्वेश्चन से प्लूरल है, तो यहाँ पर आर दिया हुआ है। अब आंसर क्या होगा? अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा ईच ऑफ द क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्लूरल है। अब यहाँ पर ईच भी आ सकता है, आइदर भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, बोथ भी आ सकता है। ये बहुत सारे बच्चों को लगता है, लेकिन हमेशा याद रखो कि ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरी, समवन, समबडी, ये सारे सिंगुलर होते हैं। इनके साथ, इन तीनों के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये तो तीनों ही गलत हो गए, आंसर हो गया बोथ, बोथ आंसर हो गया, क्योंकि वर्ब क्या है? आर है। अगर मैंने इन तीनों में से कुछ एक यूज किया होता तो सेंटेंस बनता ईच ऑफ द क्वेश्चंस, यहां तक तो सेम रहेगा बेटा, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टेड। समझे बात? तो यहां पर ये वर्ब सिंगुलर है, क्यों है? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? ईच है, और ईच कैसा होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। समझ में आई बात? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ ना, प्लूरल है, तो इन तीनों में से तो कोई भी नहीं आएगा, तीनों तो सिंगुलर होते हैं, इनके साथ तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर वर्ब होता क्या है बेटा? इज होगा, हैज होगा, डज होगा, है ना, और भी होते हैं, काफी होंगे बाकी प्लूरल होते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो बोथ के साथ यहाँ पर आर आ गया। आंसर हो गया ए। 10th, चूज द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, पहला सेंटेंस है ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी। दूसरा है अ वीक कंप्राइजेज 7 days। तीसरा है द बॉय सेड दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और फोर्थ है डी ऑप्शन, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक्चुअल में यह देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली। याद रहे कि इसमें, इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 2 सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब देखिए, पहला सही है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या 4 सही है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज करो और टाइम लो और देखें। ठीक है, आई होप कि आपने थोड़ा सा चेक किया होगा। अब देखिए, यहां पर ए को चेक करते हैं, ए सही है या नहीं है। ए में दिया हुआ ही रिटर्न बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी। रिटर्न का मतलब है वापस आना। रिटर्न का मतलब क्या है बेटा? रिटर्न का मतलब है कम बैक, कम बैक। कम बैक, तो यहां पर बैक पहले से ही लगा हुआ है, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। या तो आप ये कहें कि ही रिटर्न्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, या फिर आप ये कहें ही केम बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी। रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी वापस आने के सेंस में हम लोग बोलते हैं। तो ये जो अननेसेसरी रेपिटेशन होता है ना, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं इंग्लिश में बेटा। रिडंडेंसी, अननेसेसरी रेपिटेशन, ये अननेसेसरी रेपिटेशन है, क्योंकि रिटर्न में खुद ही बैक होता ही है, तो यहाँ पर बैक लगाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर कम बैक हो या फिर रिटर्न हो, तो ये तो गलत हो गया आपका, ए गलत है। ठीक है, बी देखो, अ वीक कंप्राइजेस 7 days। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, कंसिस्ट ऑफ या फिर कंप्राइज, ये दोनों सही हैं। मतलब कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा। अगर ये लिखा होता अ वीक कंप्राइजेज ऑफ 7 days, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि कंसिस्ट के साथ तो आप ऑफ लगा सकते हो प्रीपोजिशन, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो या तो आप ये कहें अ वीक कंसिस्ट ऑफ 7 days, अ वीक कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट क्यों आएगा? वर्ब की 5वीं फॉर्म, वीक सिंगुलर है ना, तो यहां पर या तो आएगा अ वीक कंसिस्ट ऑफ 7 days, या फिर अ वीक कंप्राइजेज 7 days। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगर ये होता कंप्राइजेज ऑफ, तो ये गलत हो जाता। सी देखेंगे, द बॉय सेड दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है ना। सेड कब आता है? पास्ट टेंस में। से का पास्ट टेंस है या सेज का पास्ट टेंस है? सेड पास्ट टेंस है। तो जब सेड है इसमें, तो सेंटेंस पास्ट टेंस का बन गया ना।
अब पास्ट टेंस के सेंटेंस में पास्ट टेंस का मॉडल आएगा, मॉडल वर्ब, और ये कैन तो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, इसका पास्ट टेंस होता है कुड, पास्ट टेंस होता है कुड, ये पास्ट में यूज किया जाता है, और कैन यूज किया जाएगा प्रेजेंट में। तो यहां पर ये एक एरर हो गया, द बॉय सेड दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इसकी जगह पर आएगा कुड नॉट, कुड नॉट। तो ये आपका गलत है। अभी बी ऑप्शन सही रहा, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। अब लास्ट वाला देखते हैं सही होगा या नहीं होगा। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, देखिए वन ऑफ के आगे नाउन जो आता है ना वो होगा प्लूरल, ये गलती अक्सर लोग करते हैं। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे ज्यादातर, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहते हैं ना लोग। तो वन ऑफ उनमें से एक, तो वो जो होंगे वो तो प्लूरल ही होगा ना फिर। तो वन ऑफ के आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा बेटा, प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर मैं ये कहता कि वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, मूवी आएगा या मूवीज आएगा, देखिए वन ऑफ है तो मूवीज आना चाहिए, सही है। इज कमिंग ऑन द टीवी, कमिंग ऑन द टीवी, ठीक है, टेलीविजन है तो आर्टिकल द आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो आपको याद ये रखना है कि वन ऑफ के आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले से लिख रखा है, उसको देखिए थोड़ा सा और फिर आज का डिस्कशन यहीं पर इसके बाद हम खत्म करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कहीं कहीं ईदर भी बोलते हैं, नाइदर को नीदर बोलते हैं, वो अलग अलग हो गया प्रोनाउंसिएशन, दोनों एक्सेप्टेड है। समवन, समबडी, मच, वन, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड्स हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ऑन दी अदर हैंड बोथ, मैनी, सेवरल, मल्टीपल, ये एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, टू एक से ज्यादा है ना, तो इनके साथ कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने सबका एक्सप्लेनेशन दिया है, ए बी सी डी सबका, ठीक है। ए में क्या एक्सप्लेनेशन है, द वर्ब रिटर्न इज नॉट फॉलोड बाय बैक, ठीक है, रिटर्न का मतलब है कम बैक, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद कंप्राइज, ठीक है, वी डू नॉट यूज ऑफ, ऑफ यूज नहीं करते कंप्राइज के साथ, कंसिस्ट के साथ यूज होगा, तो कंप्राइजेस 7 डेज, ये सही है। उसके बाद द सेंटेंस कंटेन्स अ पास्ट टेंस वर्ब सेड, जो सी वाला था उसमें सेड है, तो कैन नॉट की जगह पर क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। और लास्ट वाला है वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ जो है वो क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। तो आई होप कि आज का जो भी डिस्कशन है, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था आपके लिए बनाने के लिए, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपने ठीक किए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है कि उसके पीछे की कॉन्सेप्ट, उसके पीछे के रूल्स को समझना, ठीक है। इसीलिए मैं सब सारे रूल्स को अलग अलग लेकर आया हूँ। ऐसे ही वीडियोस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में भी आऊँगा लेकर, और ऐसे वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप ड्यूटी सोसाइटी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछते रहें, आप लोग आएँ यहाँ पर देखें कैसे कैसे बैचेस बन रहे हैं, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे कि सिलेबस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।